हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, टाटा एक ऐसा ग्रुप है जिसकी किसी न किसी कंपनी में हर रिटेल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट होता है और रिटेल वाले खुशी खुशी टाटा ग्रुप की कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि टाटा के नाम पे उनको भरोसा है, उसके मैनेजमेंट पे उनको भरोसा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये भरोसा थोड़ा घटता हुआ दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि वहाँ कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसके बारे में लोगों को भनक नहीं है और उस खिचड़ी का रायता टाइम टू टाइम बाहर फैलता रहता है और ऐसा ही एक रायता इस वक्त फैला हुआ है। तो क्या हमें टाटा ग्रुप से भरोसा कम कर देना चाहिए? क्या हमें डरना चाहिए? टाटा ग्रुप में जो हो रहा है इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और साथ ही हम मार्केट के बारे में ऑब्वियसली बात करेंगे कि मार्केट यहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो अभी टाटा ग्रुप में क्या रायता फैल रहा है इसको समझने के लिए पहले हम टाटा ग्रुप के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ये जो जितनी भी टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं, यहाँ पर मैंने कुछ ही कंपनीज दिखाई है लेकिन सारी की सारी कंपनीज, ज़्यादातर कंपनीज अगर आप देखिए तो ये टाटा सन्स के अंडर में आती हैं, जिनका जो अभी हेड है वो टीसीएस के एक्स जो सीईओ थे वो थे। अब ये टाटा सन्स जो है इन सारे ट्रस्ट से कंट्रोल्ड होता है। इसमें से जो टाटा का अपना ट्रस्ट है वो ये 3 ट्रस्ट हैं जो कि 66% कंट्रोल करता है टाटा सन्स को। और यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि 18% शाहपुरजी पालुंजी ग्रुप जो है वो टाटा सन्स में कंट्रोल करता है। अगर आपको याद होगा तो जो साइरस मिस्त्री जो आज से कई सालों पहले टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे वो इसी ग्रुप से बिलोंग करते थे और इनका जो टाटा सन्स में अच्छा खासा स्टेक अभी भी है। तो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर है। तो मेनली ये जो ट्रस्ट है यही टाटा सन्स को मेनली कंट्रोल करता है और ये टाटा सन्स बाकी सारी कंपनीज को कंट्रोल करता है। अब ध्यान देखिए कि इसका 73% स्टेक टीसीएस में और इसीलिए टीसीएस जो डिविडेंड देता है वो टाटा सन्स में जाता है। ज़्यादातर टाटा ग्रुप्स की कंपनियां इस वक्त लैगार्ड्स हैं, कईयों में अच्छा खासा कर्जा है और पिछले सालों 2-3 सालों में तो काफ़ी ज़्यादा कर्जा था लेकिन उसे कम किया गया है थैंक्स टू टीसीएस। तो टाटा ग्रुप में क्या हो रहा है उसको समझने के लिए इस स्ट्रक्चर को हमें समझना है। अब जो आप इस ट्रस्ट को देख रहे हैं इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं आइए इसको देखते हैं। तो उस ट्रस्ट में अगर आप देखें तो ये 7 मेंबर्स हैं। तो टाटा ग्रुप में टाटा सन्स में एक रूल है उनका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कि कोई भी सहमति होगी तो इन सब का मंजूरी होनी चाहिए। लेकिन अब क्या है तो वो टाटा ट्रस्ट जो है 2 पार्ट्स में 2 कैंप्स में बंट गया है। एक कैंप में नियोल टाटा, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह हैं और दूसरे में ये 4 लोग हैं। अब इनका आरोप है, कैंप बी का आरोप है कि हमसे बिना पूछे बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं। कैंप बी ट्रस्टीज कंप्लेन दैट दे आर नॉट प्रिवी टू की अफेयर्स पर्टेनिंग टू टाटा सन्स, क्रिएटिंग 2 क्लासेस ऑफ ट्रस्टीज। तो आरोप ये है कि हजारों करोड़ों के डिसीजंस हो रहे हैं हमसे बिना पूछे। क्लियर कट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वायलेशन है। क्यों ऐसा हो रहा है और क्या अंदर की खिचड़ी है और क्या इसका कनेक्शन जो पहले साइरस मिस्त्री आए थे जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे और उनको टाटा सन्स से निकाल दिया गया था, क्या उससे कनेक्शन तार जुड़े हुए हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये नया रायता क्या फैला है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल जो मेहुल मिस्त्री फैक्शन है इसने कैंप ए के डायरेक्टर को निकालने की कोशिश की। यानी कि ये जो 2 कैंप बने हुए हैं इस कैंप ने कोशिश की कि इसको बोर्ड से, ट्रस्ट से निकाला जाए, ऐसी कोशिश की गई है। इसे एज ए कू समझा जाने लगा। अब जैसा मैंने कहा कि अब ये 2 पार्ट में बन गया, एक तरफ 4 लोग हैं एक तरफ 3 लोग हैं। नोएल टाटा कैंप विथ एन चंद्रशेखर एंड मिस्टर कंबाटा एंड मेहली मिस्ट्री कैंप विथ वेणु श्रीवास्तव। तो 2 ग्रुप में
बढ़ गए। टेंशंस रोज एज आरबीआई प्रेस्ड टाटा सन्स टू लिस्ट बाय सितंबर 2025, जो कि उन्होंने नहीं किया अंडर अपर लेयर एनबीएफसी रूल। तो टाटा सन्स ने इसे इग्नोर कर दिया। टाटा सन्स मिस द डेडलाइन, स्पार्किंग अ पावर स्ट्रगल ओवर कंट्रोल इफ इट वेंट पब्लिक। तो उन्होंने इस डेडलाइन को नहीं माना, क्योंकि अगर वो पब्लिक जाते तो उनका कंट्रोल हट जाता। तो ये एक कंट्रोल का गेम यहाँ पर चल रहा है। अब सिचुएशन इतनी खतरनाक हो गई है कि सरकार को भी इसमें जाना पड़ रहा है और मीडिएट करना पड़ रहा है। अगर आप देखिए तो अभी अमित शाह और निर्मला सीतारमन जी के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें दोनों कैंप के लोग जा रहे हैं और सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू टाटा कैंप कीन ऑन मेंडिंग रिलेशनशिप विद सपोर्टजी पालोनजी ग्रुप। अब यहां पर एक बार फिर हम आते हैं कि ये जो ग्रुप है, इसके साथ जब साइरस मिस्त्री को निकाला गया टाटा सन्स से, तो इनका और इनका रिलेशन खराब हो गया। अब न्योल टाटा जो इसके मेंबर हैं, वो चाहते हैं कि हम इनके साथ रिलेशंस को अच्छा करें। क्यों, हमें नहीं पता। बुल ट्रैक में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमसे जुड़ें उन्हें हम सही रास्ता दिखा सकें, और इसका प्रूफ है हमारे पोर्टफोलियोज। ये है 2021 का पोर्टफोलियो, और इसी ड्यूरेशन में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो वो 40% से कम है। और अगर आप हमारे 2024 पोर्टफोलियो को देखें तो वहाँ के रिटर्न्स करीब 18% हैं। आप में से कई लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो का बेनिफिट उठाया है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसी तरीके के हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, और कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम लेके आ रहे हैं इन्वेस्ट फॉर अल्फा 2.0, दिस टाइम बिगर बेटर बोल्डर, जहां आप सीखेंगे कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढें, कैसे निकालें स्टॉक्स की रियल वैल्यूएशंस, और क्या वो की मिस्टेक्स हैं जिसे करके इन्वेस्टर्स अपने लाखों रुपए डुबाते हैं। नवंबर 8 एंड 9 2025 सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे, या हमसे कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। रजिस्टर नाउ। अब सपोर्टजी पालोनजी का अगर आप देखें तो वहां पे अलग ही कहानी है। उनका 3 बिलियन यूएस डॉलर्स, मैं यूएस डॉलर्स की बात कर रहा हूं, $1 बिलियन मतलब करीब 8,500 करोड़, 3 बिलियन डॉलर्स का उनका डेट है। तो क्या उसे वो मदद करना चाहते हैं, क्या यहाँ से पैसा निकाल कर उन्हें देना चाहते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन ये ऐसा कहा जा रहा है कि वो उनके साथ रिलेशंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। न्योल टाटा आस्किंग फॉर 3,000 करोड़ रुपीज टू टर्न अराउंड अ लॉस मेकिंग कंपनी। तो ये टाटा इंटरनेशनल कंपनी है, ये घाटे में चल रही है, आई थिंक 700-800 करोड़ का घाटा है। अब न्योल टाटा कह रहे हैं कि हमें 3,000 करोड़ रुपए चाहिए ताकि हम इस कंपनी का टर्न अराउंड करें। तो क्या ये पैसा वो शाहपुरजी ग्रुप को देने वाले हैं, क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। तो ये सब लेकर लगातार यहाँ पर विवाद बना हुआ है। तो अब जो कुछ भी हो रहा है, जो टसल हो रहा है, जैसा कि मैंने कहा, इसका कनेक्शन पहले से है। अगर आपको याद होगा तो जब रतन टाटा रिटायर हो रहे थे तब उन्होंने अपने सक्सेसर को चुना था, काफ़ी खबर आई थी, और उन्होंने खुद चुना था और उन्हें आशीर्वाद दिया था, और वो थे साइरस मिस्त्री। तो 2011 में रतन टाटा चोज साइरस मिस्त्री फ्रॉम शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप, जो कि 18% से ज़्यादा का स्टेक अभी भी रखते हैं। लेकिन जल्दी ही 2-3 सालों में ही 2016 में ये पार्टनरशिप कोलैप्स कर गई, और मिस्ट्री, साइरस मिस्ट्री accused टाटा ट्रस्ट led by रतन टाटा of shadow management and interference in day-to-day affairs and mismanagement। ये बहुत बड़ी बात है। आपका शागिर्द आप पे आरोप लगा रहा है, तो क्या उन्हें कुछ वहाँ पर गड़बड़ दिखा, या एक तरीके का दोनों के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो गया, वी डोंट नो। लेकिन सिचुएशन इतनी बुरी हो गई कि उन्हें ग्रुप से निकालना पड़े, और
साइरस मिस्त्री ने कहा, he highlighted governance lapses including alleged irregularities at AirAsia India, massive write-downs at Tata Steel Europe, losses from nano project। तो वो चेयरमैन थे और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ही आती, तो उन्होंने इसके बारे में आवाज उठाई। तो ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन गया और तरह तरह की बातें वहां पर होने लगी। टाटा सन्स ने इसके बाद मिस्त्री को फायर कर दिया, कॉलिंग इट अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, स्पार्किंग अ 5-year लीगल बैटल अक्रॉस NCLT, NCLAT एंड सुप्रीम कोर्ट। 5-6 साल तक ये चला और उसके बाद साइरस मिस्त्री की डेथ हो गई एक रोड एक्सीडेंट में। तो इंडिया में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ एबनॉर्मल होते हैं। मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या था, लेकिन उसके साथ ऐसा लगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया है। लेकिन अब देख के लग रहा है कि उसकी जड़ें इतने अंदर तक हैं कि वो शायद अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। उसका बार बार उसके जो सिम्टम्स हैं वो हमें देखने को लगता है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन टाटा's फेवर, अफर्मिंग द ट्रस्ट कंट्रोल। तो जैसे कि मैंने कहा कि टाटा ग्रुप का, टाटा ट्रस्ट का पूरा कंट्रोल हो गया, बट द टाटा मिस्ट्री rift remains unresolved, now surfacing in 2025 न्यू बोर्डरूम कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे कि मैंने कहा, इसके तार वहीं से जुड़े हुए हैं और ये सोचने वाली बात है कि क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं कि एज एन इन्वेस्टर क्या हमें घबराना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, हर रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कोई ना कोई टाटा ग्रुप का स्टॉक होता है और निफ्टी में अगर आप देखिए तो आपको 10% से ज़्यादा का वेटेज देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर है। अब जब इस तरीके के बोर्डरूम बैटल्स चलते हैं तो कंपनी में एफिशिएंट डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होती। डे टू डे फंक्शनिंग चलती रहेगी, लेकिन बड़े डिसीजंस, बड़े इन्वेस्टमेंट्स वो मुश्किल हो जाते हैं। और अगर ये मैटर जल्दी रिजॉल्व नहीं हुआ तो इन कंपनीज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी देखिए, टाटा मोटर्स ने इतना बड़ा डिसीजन लिया जिसको टाटा सन्स ने बैक करने से मना कर दिया। तो ऐसा लगता है कि इस डिसीजंस में पूरा ग्रुप इन्वॉल्व नहीं है, शायद ज़बरदस्ती के डिसीजंस लिए जा रहे हैं। जब आप इस तरीके के डिसीजंस लेते हैं कंपनी में तो कंपनी को भयंकर नुकसान हो सकता है। और सिर्फ कंपनी नहीं डूबेगी, जो रिटेल इन्वेस्टर्स इतना पैसा लगा रहे हैं वो भी साथ में डूबेंगे। तो ये एक चिंता की बात है और होपफुली इशू रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ये ड्रैग ऑन होता है, फर्दर लीगल केसेस में चला जाता है, तो फिर सिचुएशन बिगड़ने वाली है। आपको इसको सावधान इसमें रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखिए कि एक और रीज़न जिसकी वजह से हमें बहुत सावधान रहना है, ऐसा ही कुछ नज़ारा हमें रिलायंस ग्रुप में देखने को मिला था आज से करीब 15-20 साल पहले, जब दोनों भाई में बंटवारा हो गया था रिलायंस ग्रुप में। और इसी तरीके से वो बैटल शुरू हुआ था। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, इल्ज़ाम लगाए जाते थे और ये कहा गया कि ठीक है बंटवारा हो जाएगा, अनिल अंबानी के कुछ कंपनीज मिल जाएंगी, मुकेश अंबानी को कुछ मिल जाएंगी। लेकिन आप देखिए उसके बाद कैसे एक के बाद एक कंपनियां डूबी और कितना वेल्थ का डिस्ट्रक्शन हुआ। तो इसलिए जब इस तरीके के बोर्डरूम बैटल्स होते हैं, इसे हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। रेजेस कंसर्न्स अबाउट ग्रुप कंपनीज परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने कहा कि डे टू डे फंक्शनिंग तो चलती रहेगी, लेकिन जो बड़े डिसीजंस होते हैं ग्रोथ के, इन्वेस्टमेंट्स के, वो क्या एफिशिएंटली ले पाएंगे, इसको लेकर कंसर्न है। तो अब इसमें हमें करना क्या चाहिए? अगर आपने टाटा ग्रुप की कंपनीज में पैसे लगाए हैं तो क्या करना चाहिए? पहली बात कि न्यूज़ फ्लो को लगातार फॉलो करिए, ओके। और जो कंपनीज बड़े बड़े डेट पे लगी हुई हैं जैसे कि टाटा मोटर्स, उनसे निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि क्या वो डिसीजंस पूरे बोर्ड के सहमति से लिए गए हैं, क्या सिर्फ पैसे उठाने के लिए लिए गए हैं। तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट में अगर आप पूरा एग्जिट नहीं करना चाहते तो थोड़ा अपनी पोजीशंस को लाइट करिए। जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनका डे टू डे मैनेजमेंट बढ़िया है, ग्रो कर रही हैं,
उसे आप बेशक होल्ड करिए, लेकिन अगर ये मामला अभी फर्दर ड्रैग होता है, जल्दी रिजॉल्व नहीं होता है और सभी जो 7 लोग हैं वो आकर ये नहीं कहते हैं कि हम साथ साथ हैं, तो हमें इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, इन कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए, कम से कम पोजीशंस को लाइट करना चाहिए, यही हमारी सलाह है। अब आइए दोस्तों आज के मार्केट की बात कर लेते हैं कि मार्केट का डेटा क्या बता रहा है। तो आज 8 अक्टूबर है और वंस अगेन निफ्टी ने 25,000 के लेवल को सस्टेन किया। हम देख सकते हैं कि 25,050 के आसपास रहा। आज 4 दिनों के बाद आज हमें थोड़ा फॉल देखने को मिला, तो मार्केट स्क्रीन में रहे, फिर एक फॉल देखने को मिला, फिर एक रिकवरी देखने को मिली, अल्टीमेटली ये रेड में क्लोज हुआ। ऐसा लग रहा था कि सेल ऑन राइज को आज ट्रिगर किया गया है, जिसकी बात हम लगातार कर रहे थे। अगर हम कॉल आईवी पुट आईवी को देखें तो यहाँ पर कोई मेजर बदलाव नहीं है, लेकिन पुट कॉल रेशियो में मेजर चेंज हुआ है, विच इज़ अ साइन ऑफ डेंजर। आप देखिए कि 1.3 से अब हम 0.8 पहुंच गए हैं। 3 दिन में इतना ड्रॉप हमें देखने को मिला है। ऐसा लग रहा है कि पोजीशंस को एग्जिट किया गया है और शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। विक्स नो साइंस ऑफ वरी, तो ये क्लू दे रहा है कि मार्केट में बड़ी बड़ी मूवमेंट्स नहीं होने वाली हैं। मार्केट इसी तरीके से 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा। ओआई की अगर बात करें, कल मार्केट्स अच्छे खासे ग्रीन में थे, लेकिन ओआई ऐड नहीं हुआ। आज रेड में आया, हल्की पोजीशंस ऐड हुई, बहुत ज़्यादा नहीं हुई, शॉर्ट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं हुए, और अगर ये लॉन्ग्स है तो ये भी नहीं हुए। और नेक्स्ट मंथ में भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा पोजीशंस ऐड नहीं हुई। अब ये पोजीशन लॉन्ग है कि शॉर्ट है, इसे हम कैसे पता कर सकते हैं? तो आज आधे दिन तक तो मार्केट ग्रीन में था, इसके बावजूद भी आप देखिए किस तरीके से प्रीमियम्स में ड्रॉप देखने को मिला है दोनों मंथ्स में। तो ये ऐसा इशारा कर रहा है कि एग्रेसिव शॉर्ट्स का बिल्डअप हुआ है लेटर पार्ट ऑफ द डे में। टर्नओवर ठीक ठाक है, मैं इसे बुरा नहीं कहूँगा, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी ख़राब रहा। जिस तरीके से आधे दिन मार्केट ग्रीन में रहा, तो ये थोड़ा बेटर रहना चाहिए था। एफआईआई की शॉर्ट पोजीशंस को देखें, कल उन्होंने थोड़ी पोजीशंस कट की हैं, बहुत ज़्यादा नहीं की हैं। तो ऐसे में करना क्या चाहिए, आइए उसके लिए चार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, तो आइए चार्ट को देखते हैं, यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी ये पैटर्न बना नहीं है, लेकिन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपका हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये शोल्डर हो गया, ऑलमोस्ट परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये नीचे जाएगा तभी ये कंफर्म होगा कि ये पैटर्न बना है। अगर ये पैटर्न बनता है तो हम ये मानेंगे कि दिस रैली इज ओवर। तो अब शॉर्ट टर्म में हमें करना क्या चाहिए? हमने आपके साथ शेयर किया था कि ये रैली जो हमें देखने को मिल रही है ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, थोड़ी बहुत 3-4-5 कैंडल 400-500 पॉइंट की रहेगी। तो अभी हमें उतने पॉइंट्स ऐसा लग रहा है कि मिल गए हैं। तो हमारा व्यू क्या है? हमारा व्यू सिंपल है। हमने आपके साथ यहाँ पर कहा था, शेयर किया था कि आप लॉन्ग जा सकते हैं, मार्केट बुलिश जोन में है। आज का डेटा देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि अब ये रैली ऑलमोस्ट ओवर होती हुई दिख रही है। अभी सेल का सेटअप नहीं बना है, शॉर्ट अभी हमें नहीं करना है, क्योंकि एक बाउंस और हमें देखने को मिल सकता है, 1 या 2 बाउंस अभी भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट का अपसाइड मोमेंटम अब धीरे 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 खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो जो भी हमने लॉन्ग्स बनाए थे इस लेवल पर, वो अब हमें एग्जिट करना है, अभी हमें वेट नहीं करना। हमारे इंडिकेटर्स अभी बेरिश टर्न नहीं हुए हैं, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ थी ना वो खत्म हो गई है, इसलिए हम यहाँ पर एग्जिट करेंगे। करीब करीब 150 से 200 पॉइंट डेफिनेटली मिले होंगे जिन्होंने भी ये लेवल को फॉलो किया होगा। दोस्तों, एक कहावत है कि अच्छा जुआरी वो नहीं होता है जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, अच्छा जुआरी वो होता है जो जानता है कि मुझे कब टेबल से उठ जाना है, तो इट इज़ टाइम टू लीव द टेबल। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।